हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकुल कॉम्पिटिटिव विंग। और मैं वेंकटेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटर। आप जानते भी होंगे जो क्लासेस करते हैं, चाहे मुझे रेगुलर देखते हैं। अभी हमारी वीडियोस अब जानी शुरू हो गई है यूट्यूब पर। ठीक है, अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड करा है, शायद तीसरा वीडियो ये है जो अब पब्लिश होने वाला है। ठीक है, तो तीसरा या चौथा कंफ्यूजन है मुझे भी। ठीक है। पॉइंट ये है बॉस कि हमारा जो कोचिंग है ये एडुकुल है, डेल्हा, गया, बिहार। ठीक है, जो बच्चे गया से हैं या गया के आसपास के जगह पे रहते हैं और उनको अगर गया में ऑफलाइन कोचिंग करनी है, तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूं अपने कोचिंग का। ये साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, ओमकार कंप्यूटर स्टेशन रोड, डेल्हा, गया, बिहार। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिएगा। और अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में, अच्छा, क्लास में बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे एंड से है आप सबके लिए, वो ये है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। बम्पर वैकेंसी है, तगड़ी वैकेंसी है। तो आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हमने एक बूस्टर बैच स्टार्ट किया है जिसका टाइम है 1 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। दोपहर 1 से शाम 4 बजे का बैच है। ये क्लासरूम प्रोग्राम है, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा और साथ साथ आप 2 घंटे रेस्ट कीजिए, वापस आ जाइए 6:15 में। 6:15 से लेकर के 8 बजे तक इस समय हम करेंगे टेस्ट सीरीज पर काम। अगर आप क्लास कर रहे हो और अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया, मॉक नहीं लगाया, तो आपकी तैयारी तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए टेस्ट सीरीज का भी प्रबंध करा है हमने। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आप सेल्फ स्टडी करें, और सिर्फ चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो हमारे यहाँ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे कि बकायदा वो सारी माहौल आपको देंगे भैया, जो जैसा आप पेपर में वहां जा करके फील करते हैं। ठीक है, वो प्रेशर तो रहेगा ही, साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने टेस्ट लगा लिया, मॉक लगा लिया, मॉक के बाद एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस कौन करेगा? तो एनालिसिस आपके मेंटर्स करेंगे, यानी कि मैं करूंगा जीएस के एक और मेंटर हैं। तो मैथ्स के, जीएस का, रीजनिंग का, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स का जो एनालिसिस है हम करेंगे। ठीक है, हिंदी का देखा जाएगा। ठीक है, देखो मैं ना बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ। ठीक है, तो इतनी जितनी कमिटमेंट मैंने करा ये सारी कमिटमेंट मैं फुलफिल करूंगा। जो रह गया वो समय के साथ कमिटमेंट करता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जब आप पाओगे ना, ये बड़ी काम की चीज होने वाली है आप सबके लिए। क्योंकि देखो, अगर एक टीचर किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करता है, सॉल्यूशन करता है, तो वो अपने तरीके से करता है और वो तरीका आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत फायदेमंद रहता है। तो वो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है फिलहाल। तो हम इस समय क्यों आए हैं ये बता देता हूं कि अभी हम पढ़ने वाले हैं जीपी। जी हाँ, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप खामखा सोच रहे होंगे कि यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या वाकई हमें पढ़ना है? क्या एसएससी में सवाल यहां से आता है? यार आता है, आता है, एसएससी में सवाल यहां से आता है। ठीक है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता है। ये कहना सरासर गलत होगा। बड़ी मुश्किल से एक एक घंटे का या 1.5 घंटे का ये टॉपिक है। हम 1-1.5 घंटे अगर टाइम, अपना कीमती टाइम जो आप सबका है, ठीक है, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैं तो मजे से पढ़ा रहा हूँ। आप सबका कीमती टाइम को मैं वही कह रहा हूँ कि आप ना बस 1.5 घंटे का वक्त निकाल लो, 1.5 घंटे में हम ये टॉपिक ना निपटा देंगे। इतना निपटा देंगे कि आपके पेपर में अगर कभी गलती से जीपी का सवाल आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है या इनके चैनल पर ये वीडियो नहीं है। मैं ये सारी चीजें अपलोड कर देता हूँ। हम 11th में नहीं जाएंगे, वो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे जो हम 11th में पढ़ते हैं जीपी, वो नहीं जाना है। हम इतना बस पढ़ेंगे कि आपसे सवाल लग जाएगा, यकीन मानो सवाल छूटेगा नहीं। अब बस रेगुलर देखो, है ना, अच्छे से फोकस करके देखो। देखो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। देखो सर, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, जब गुणोत्तर शब्द को आप तोड़ोगे ना,
तो गुणः जोड़ उत्तर, राइट। इसका मतलब ये हुआ बॉस कि गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसी को तो गुणोत्तर कहते हैं। और वैसे नंबर से बना हुआ सीरीज क्या कहला जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। नहीं समझ में आया ना? देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 3, इसमें मैंने 2 से गुणा किया तो बन गया 6, 6 में 2 से गुणा करो तो बन गया 12, 12 में 2 से गुणा करो बन गया 24, 24 में 2 से गुणा करो बन गया 48, है ना? तो कहीं ना कहीं हम क्या बनाते जा रहे हैं? हम सीरीज बनाते जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर बनाते जा रहे हैं, सीरीज बन रहा है। अब अगर ये सीरीज है तो आप देख सकते हो कि भैया जो अगला टर्म है ये पिछले टर्म को 2 से गुणा करने के बाद आ रहा है, नहीं, हर अगला टर्म पिछले टर्म से 2 से गुना करने के बाद आ रहा है, इसीलिए इस तरीके के सीरीज का नाम क्या पड़ गया? गुणोत्तर श्रेणी पड़ गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहेंगे जीपी, है ना? जीपी। अच्छा, अब हम बात करते, चलो ये तो समझ में आ गया कि जीपी का नाम ऐसा गुणोत्तर श्रेणी क्यों पड़ा, समझ गए होगे, मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जीपी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे जीपी का मतलब हो गया यार सीरीज होगा, जीपी क्या होगा? सीरीज होगा, सीक्वेंस होगा, यानी कि कई सारे नंबर्स का समूह होगा, ऐसा नंबर कि जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर का कुछ गुणा होगा। कुछ गुणा का मतलब सर्टेन गुणा, सर्टेन टाइम्स होगा, एक्स टाइम कह लो, वाई टाइम कह लो, नहीं समझे? देखो जैसे अगर मैं लिखता हूं 4, 4 का 3 गुना बोलो 12, 12 का 3 गुना बोलो 36, 36 का 3 गुना बोलो 108, 108 का 3 गुना बोलो 324। तो इस तरीके का हमने अगर कोई सीरीज लिखा तो ये कहला जाएगा जीपी। जीपी की पहचान कैसे होगी ये जानना बहुत जरूरी है। चलो अब मैं बात करता हूं कि आप इसे कैसे बता पाओगे कि ये जीपी है। देखो कोई भी टर्म उठा लो, मैंने सपोज करो कि 12 उठाया, 12 के पहले क्या है? 4 है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 3 आया। देखो हमने क्या किया? डिवाइड किया है, मतलब रेशियो में लाया है। रेशियो का मतलब ही तो होता है ना डिवाइड करना एक तरीके से। 12 को डिवाइड किया हमने 4 से, यानी कि रेशियो लाया। तो देखो भैया रेशियो आया है, इसलिए रेशियो में आर उठाया और कहा कि चलो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा हमने 12 को डिवाइड किया 4 से, कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं। मान लो दूसरा नंबर हमने उठा लिया 36, तो 36 के जस्ट पहले क्या है? 12 है। 36 को 12 से डिवाइड करो, क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। फिर एक नंबर उठा लिया 108, 108 को जस्ट उसके पहले वाले नंबर जो कि 36 से डिवाइड करो, कितना मिला? 3 मिला। हर बार सेम मिल रहा है, यही तो बात है। जीपी की पहचान यही है। अगर कोई नंबर कोई ये क्लेम करता है कि ये एक जीपी है, आप उसको कैसे पहचानोगे? पहचानने का तरीका है कि कोई नंबर उठा लो, उसके जस्ट पहले वाले नंबर से उसको डिवाइड कर दो, फिर दूसरा नंबर उठाओ, उसके जस्ट पहले वाले नंबर से फिर डिवाइड करो। अगर हर बार सेम आ रहा है डिवाइड करने के बाद, यानी कि हर बार रेशियो सेम आ जा रहा है, तो समझ लेना कि वो जीपी बन रहा है। और ये जो रेशियो जो हर बार सेम आ रहा है, उस रेशियो का नाम क्या पड़ जाएगा? इसी रेशियो का नाम पड़ेगा कॉमन रेशियो, है ना? जीपी में आपने पढ़ा होगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, 11th में अगर आपने जीपी पढ़ा है तो आपको यह भली भांति ज्ञात होगा कि कॉमन रेशियो। देखो मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों पर भी फोकस करके बता रहा हूं, तो मैं बिल्कुल टेक्निकली चीजें हम नहीं हैंडल करेंगे जो हम क्लास 11th में पढ़ते थे, काफी विस्तृत रूप में पढ़ते थे ना, उतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये मैं ऐसा बता रहा हूं कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड रहे हैं विदाउट मैथ्स तो भी समझ आएगा, सब आ जाएगा। तो रेशियो, इस रेशियो का नाम क्या पड़ गया? कॉमन रेशियो पड़ गया। कॉमन रेशियो क्यों पड़ा? क्योंकि देखो हर बार जो रेशियो आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन रेशियो, राइट। अच्छा एक और जीपी देखते हैं, अभी हम सीखेंगे कि जीपी पकड़ना समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने एक नंबर लिया एक, एक का 5 गुना 5, 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 125, 125 का 5 गुना 625। क्या ये जीपी है? बिल्कुल जीपी है। कैसे पता चला? पता करने का एक ही तरीका है कि कोई नंबर उठा लो, मान लो मैंने 5 उठाया तो 5 के जस्ट पहले क्या है? 1 है, डिवाइड कर दो, क्या मिला? 5। फिर एक दूसरा नंबर उठा लिया 125, 125 के जस्ट पहले क्या है? 25 से डिवाइड कर दो, इससे अगेन मिला 5। एक नंबर 625 है, 625 के जस्ट पहले क्या है? 125, डिवाइड कर दिया, हर बार क्या मिला? 5। तो देखा कि हर बार रेशियो सेम मिल रहा है, मतलब रेशियो जो है वो कॉमन है, यानी कि कॉमन रेशियो मिल गया। इसमें कॉमन रेशियो क्या मिला? 5 मिला। इसीलिए ये जो
सीरीज बना है, ये सीरीज क्या बन गया, ये जीपी बन गया। यही तो पहचान है जीपी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक और, एक हो गया, 1/3 हो गया, 1/9 हो गया, 1/27 हो गया, 1/81 हो गया। क्या ये जीपी बना? बिल्कुल जीपी बना। हाँ, कैसे जीपी बना? वही पहचानने का तरीका कि कोई टर्म उठा लो, 1/3 उठाया, उसके जस्ट पहले क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, क्या मिला, 1/3 मिला। फिर एक नंबर उठा लो, 1/9, 1/9 के जस्ट पहले क्या है, 1/3 है, डिवाइड कर दो, क्या मिलने वाला है, 1/3। फिर एक नंबर उठाओ, 1/27, उसके पहले क्या है, 1/27 के पहले 1/9 है, डिवाइड कर दो, क्या मिला, 1/3 मिला। हर बार सेम मिला ना रेशियो, तो हर बार सेम रेशियो मिला तो कहला जाएगा कि कॉमन रेशियो मिल गया, और कॉमन रेशियो मिल गया तो बन गया ना जीपी। इतनी सी बात है। कॉमन रेशियो मिला तो बन गया जीपी। लो भाई, जीपी बन गया, ये भी जीपी है। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना, जीपी क्या कहलाता है। अब अगर जीपी पर चर्चा हो ही रहा है तो जीपी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक जीपी हम और लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 12, 12 का हमने कर दिया 2/3, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 का 2/3 कर दिया तो 16/3 आ जाएगा। 16/3 का 2/3 कर दिया तो 32/9 आ जाएगा। इस तरीके से पहले तो ये देखो कि ये जीपी है कि नहीं है। बिल्कुल जीपी है। नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म करो। देखो 8/12 करेंगे, 2/3 आ गया। अगेन 16/3 के जस्ट पहले क्या है, 8 है, 8 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनने वाला है, 2/3 बना। अगेन 32/9 है, इसके पहले क्या है, 16/3 है, 16/3 से डिवाइड करो, 3 चला गया ऊपर, 3 से कटा 3 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, अगेन बन गया 2/3। हर बार रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए जीपी है। और अगर ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो जीपी का ये कहलाता है कि चूंकि पहला पद है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, फर्स्ट टर्म पड़ेगा। इसका नाम क्या दोगे आप, फर्स्ट टर्म। याद रखना, नाम पड़ेगा इसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पड़ा जिसको ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहां अगर हमने आपसे पूछा कि आर बताओ तो आर क्या जवाब होगा, 2/3 हुआ। आर क्या हुआ, 2/3। अब एक और बात और समझो, ये क्या कहलाएगा, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो जाहिर सी बात है ये सेकंड टर्म होगा। अगर ये सेकेंड टर्म है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। अब सेकेंड टर्म निकालने का तरीका क्या है, तो सेकेंड टर्म निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। सेकेंड टर्म निकालने का तरीका यह है कि पहला टर्म में R से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो सेकेंड टर्म आएगा। गुणोत्तर श्रेणी ऐसे ही तो बनता है, गुणा करके आएगा उत्तर, वही बन गया गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी है। तो अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में R से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। देखो करके देख लो। फर्स्ट टर्म 12 है, 12 में 2/3 से गुणा कर दो, 3 से कटा 4 बारी में कितना आया, 8 आया। आ गया ना सेकंड टर्म। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर से गुना करो, यानी कि कॉमन रेशियो का भी स्क्वायर से गुना करो। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है। 12 में कॉमन रेशियो कितना है, 2/3। 2/3 कितनी बार, 2 बार आएगा। देखो 3 से कटा 4 बारी में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3 आ गया ना थर्ड टर्म, 16/3। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूं, फोर्थ टर्म चाहिए तो AR3। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है, अगर फर्स्ट टर्म है A, सेकंड टर्म क्या हो गया, AR की पावर 1। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूं, AR कितनी बार, 2 बार, मतलब जितनी बार ये रहेगा उससे एक बार कम R का पावर रहेगा। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो R कितनी बार, 3 बार, है ना। उसी तरीके से अगर मुझे एट्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूं, AR की पावर 7, नहीं लिखना होगा ऐसे ही। तो अगर मुझे 16th टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूं, AR की पावर 15, हो गया ना। तो उसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, AR की पावर n-1। जितनी बार ये है उससे एक कम ये रहेगा, पावर किसका, R का। अगर मुझे चाहिए था 81th टर्म, है ना, 81st टर्म, तो मैं क्या लिखूं, AR की पावर 80, ऐसे। राइट, क्लियर हो गई बात है ये। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला जो आप रटे थे, कहा 11th में, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के थे तब। जो नई मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो उनको ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी चलेगा। आप ये याद रखना कॉन्सेप्ट, आप ऐसे ही करके ना बिल्कुल अपनी भाषा में, ठेठ भाषा में इसको याद रखना कि अगर मुझे 15th टर्म चाहिए तो ए में किससे गुना करेंगे, बोलो,
आर की पावर 14 से ना। अगर मुझे 19th टर्म चाहिए तो ए में किससे गुणा करेंगे, आर की पावर 18 से गुणा करेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलते हैं। ये रहा पहला सवाल। अब जैसे ही आप देखते हो कि फाइंड द 9th टर्म चाहिए, भैया 9th टर्म चाहिए यार, यानी कि ए आर की पावर क्या होगा 8, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो बस रह गया ए का मान पता करना और आर का मान पता करना, ये दोनों पता चल गया, इस फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा भागे भागे। ए का मान बोलो कितना, ए का मान 3 है ना, पहला टर्म 3 है तो ए लिखोगे 3। अब बोलो इसमें आर कितना, तो देखो अगला टर्म जो है वो पिछला टर्म का कितना होते जा रहा है, 2 गुना होते जा रहा है, इसलिए आर 2 आएगा। यकीन ना हो तो तुम्हें जो सिखाया वो कर लो, नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म, ऐसी करके आर निकालना सिखाया ना, अगला टर्म बटा पिछला टर्म कितना आया 2 आया, आर की जगह 2 रखो। अच्छा पावर में क्या रखना है, 8 रखना है, 2 की पावर 8, देखो 3 इंटू 2 की पावर 8 होता है 256, 256 गुणे 3 करेंगे 6 तिया 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 केवल इस ऑप्शन में है। तुम चाहो तो 3 से गुणा कर दो तो 768 ही आएगा। मैंने क्या देखा भैया, 3 छक 18, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दिया, लास्ट में 8, लास्ट में 8 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है ना। तो साथ साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ये सारी बातें का ध्यान रखना जरूरी है कि कहां पर हम ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन को और जो कैलकुलेशन है उसको रोका बचाया जाए, है ना। कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है उसको कैसे बचाना है उसका तरीका मैंने बताया। देखो अभी मुझे क्या चाहिए, 11th टर्म चाहिए। 11th टर्म का मतलब क्या होगा, a इंटू आर की पावर 10, है ना। आर कितनी बार, 10 बार चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। a कितना बोलो, पहला टर्म 5 है तो 5, आर कितना है, देखो हर टर्म जो है वो पिछला का 2 गुना होते जा रहा है, तो आर जो होगा वो 2 होगा, और 2 कितनी बार, 10 बार। 2 की पावर 10, याद रखना मैं कुछ बात बता रहा हूं, 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, 1024 होगा, है ना। मुझे 11 टर्म चाहिए तो 1024 इंटू 5 करेंगे तो 5120। अच्छा इसको कुछ ऐसा भी किया जा सकता था कि जैसे 5 है ना, 2 10 बार है, मैंने 2 1 बार निकाल दिया और 2 9 बार ऐसे बचा लिया, ये भी एक तरीका है कि 2 9 बार ऐसे बचा लिया और 10 बार ऐसे हो गया, मतलब 1 बार ऐसे हो गया। इनको गुणा करो तो बना 10 इंटू 2 की पावर 9 का मतलब 512 बन गया ना 5120। ऐसे भी सोचा जा सकता था, ऑप्शन नंबर बी हिट करेंगे हम। ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी शायद ऐसा बताया हूं कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, रट जाओ मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 1 28, 2 की पावर 8 2 56, 2 की पावर 9 5 12, 2 की पावर 10 10 24, 2 की पावर 11 20 48, 2 की पावर 12 40 96। इतनी तक ही याद कर लो यार, बहुत जरूरी है ये चीज, इतनी वैल्यूज याद रख लो, काम आएगा बुरे वक्त में, है। चलिए अगला। अब मुझे 10th टर्म चाहिए, तो जब 10th टर्म चाहिए तो ए आर कितनी बार, 9 बार, यही ना चाहिए। चलो भैया वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 12, 12 इंटू आर कितना है, आर यहां पर देखो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ये क्या 1/3 नहीं दिख रहा, 12 का 1/3 करोगे तब 4 आता है, और नहीं अगर करना है तो तुम ये काम करो जो मैंने बताया है, 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलने वाला है 1/3 मिलेगा। आर का वैल्यू हो गया 1/3, और 1/3 कितनी बार, 9 बार। गुरु 1/3 9 बार, तो क्या मैं 1/3 9 बार को ऐसे लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/3 की पावर 8, बोलो नहीं। 1/3 9 बार चाहिए ना, तो 1/3 8 बार इधर है और 1/3 एक बार इधर हो गया, तो हो गया ना 9 बार। ये ऐसा करने का पर्पस ये था कि बस मैंने ऑप्शन देखा था यार, ऑप्शन में सारे में ऊपर में 4 है, दिमाग लगा दिया ऐसा। ये लो, अब ये 4 इंटू 1/3 की पावर 8, तो ये बना 4/3 की पावर 8, और 3 की पावर 8 का देखो 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 8 को, और 3 की पावर 4 होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट देखो, दिमाग लगा रहा हूं मैं, 4 तो 4 रहेगा,
3 की पावर 4 81 होता है। 81 का स्क्वायर जब भी करोगे तो लास्ट में 1 आएगा बॉस। लास्ट में 1 इसी ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है लेकिन ऊपर में 5। हमें ऊपर में क्या चाहिए? 4 चाहिए, है ना। तो 4/81 इंटू 81, तुम चाहो तो 81 का स्क्वायर करके ला सकते हो, 6561 होता है। ठीक। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि nth टर्म भी बताना है। ये तो मैंने 10th टर्म बता दिया, चलो अब nth टर्म ढूंढना शुरू करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू आर कितनी बार? n-1 बार। a का मान 12 इंटू आर का मान 1/3। भैया 1/3 कितनी बार होना चाहिए? n-1 बार। एक बार बाहर कर लिया तो 1/3 कितनी बार बचेगा? अब n-2 बार नहीं बचेगा। 1/3 n-1 बार था, एक बार मैंने बाहर कर लिया तो और कम जाएगा एक, तो n-2 अब हो जाएगा। अब 3 से इसको निपटा देते हैं 4 बारी में, तो ये ऊपर में तो 4 चला गया और ये 3 नीचे में है, और 3 कितनी बार? n-2 टाइम n-2। इस क्वेश्चन का ये रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ भी होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगला सवाल पे। 17th टर्म चाहिए, अगर 17वां टर्म चाहिए तो AR16 आएगा। चलो भैया A कितना? 2 है। R कितना? A तो 2 है और R जो है वो √2 है, क्योंकि अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म का कितना गुना हो रहा है? √2 टाइम्स हो रहा है। R √2 आ गया। ठीक है, अब R इतना पता चल गया। चल भैया मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। R क्या लिखेंगे? √2, और √2 की पावर कितना? 16। इसको ऐसे लिखते हैं, 2 तो 2 ही रहेंगे। √2 का ये जो 16 है, 16 को में से 2 अंदर कर दो, बाकी बचा 8। लिख सकते हैं ना ऐसा? 16 को लिखा जा सकता है 2 गुने 8, 2 मैंने अंदर कर दिया, 8 बाहर। अब ये √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 तो रहेगा और ये 2 का पावर सिर्फ क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्या बन गया? तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 1 बन गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 मतलब 512। 2 की पावर 9 कितना? 512। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। इसका 7th टर्म चाहिए, मतलब A7 चाहिए। A7 के लिए क्या निकालेंगे? AR कितनी बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए, तभी तो 7th टर्म आएगा। अब A यहां पर दे रखा है 0.4 इंटू आर कितना? देखो भैया अगला टर्म जो है वो पिछला टर्म का 2 गुना होते जा रहा है। आर जाहिर सी बात है 2 है, और 2 की पावर कितना? 6। अब 0.4 इंटू 2 की पावर 6 होता है 64। 64 गुने 4 256। 256 में ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25.6 पॉइंट है। मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला है 25.6। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा कि फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म चाहिए यानी कि A10 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? AR की पावर 9, है ना। 10th टर्म चाहिए तो 9। A की वैल्यू बोलो -3/4। A आ गया -3/4। R कितना बॉस? तो R जो है देखो 1/2 को डिवाइड करो -3/4 से, 2 से गया ये 2 टाइम्स, और ये वाला जो 2 है वो ऊपर पधार गया और बन गया -2/3। ये जो माइनस का साइन था उसको ऊपर भी भेज दिया, तो R कितना? -2/3। और -2/3 है, और ये कितनी बार? 9 बार। 9 बार। अच्छा एक बात और आप जानते हो कि ये ठहरा नेगेटिव। नेगेटिव का पावर ऑड, नेगेटिव रहेगा, और आगे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। आया समझ में मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि जैसे यहां पर R का मान जो आया ना वो -2/3 आया। -2/3 कितनी बार? 9 बार। तो नेगेटिव संख्या अगर 9 बार आए तो वो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का पावर ऑड करने के बाद वो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव ना आने वाला है, ये तो पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा अब 3/4 तो ऐसे ही रखो। 2/3 में एक बार बाहर कर दो 2/3। अब बोलो 2/3 कितनी बार बचेगा? ये कुल मिलाकर के 8 बार बचा। टोटल 9 बार था, एक बार बाहर कर दिया, 8 बार अभी भी बाकी है। 3 से 3 कट गया, ये इधर आ गया 2। अब देखो ऊपर में 2 कितनी बार? 8 बार। नीचे में देखो 2 है 1 बार, इंटू ये 3 भी 8 बार। अब 3 8 बार है, अभी अभी बताया हमने कि ये तो आने वाला है यार
6561। तो 6561 इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नन ऑफ दिस तो जाएंगे ही नहीं। तुम चाहो तो इसको करके देख सकते हो। ये देखो 2 8 बार और 2 1 बार कटा तो 2 7 बार बचेगा, और 2 7 बार का मतलब है कि ये होने वाला है 128 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 8, और 3 की पावर 8 होता है 6561। ऑप्शन नंबर सी जो मैंने कहा वही हुआ। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ये मतलब विच टर्म ऑफ द गिवन जीपी दिस इज इतना। अच्छा, इसमें एक एरर है। जब जीपी का पहला टर्म 1/4 है, अगला टर्म -1/2 है, फिर अगला 1 है, फिर आगे जो होने वाला है वो होने वाला है -2, है ना। तो ये धीरे धीरे अब ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगा आगे, तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन में एरर है, ये होना चाहिए था -128, 1/28 नहीं बल्कि ये है -128। चलो, अब इसमें ये दे रखा है कि nth टर्म इतना है, आपको बताना है कि किस टर्म n की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये उल्टा सवाल हो गया। nth टर्म दे रखा है कि nth टर्म, हाँ भैया nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a r की पावर n-1, इसी का वैल्यू दे रखा है कितना, -128। वैल्यूज पुट करते हैं, -128 बराबर a का मान क्या पुट करोगे बॉस, 1/4, a का मान 1/4, r क्या है, तो r हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे, 2 से कटाइए 2 बारे में, और ये 2 चला गया ऊपर, बन गया -2। r है -2 और -2 की पावर n-1, 4 यहां से उठा इधर आ गया तो बन गया माइनस का 8 चौक 32, ये होने वाला है 512, -512 इज इक्वल टू -2 की पावर n-1, -2 की पावर n-1 बनने वाला है। अच्छा, -512 को क्या लिखा जा सकता है, -2 की पावर 9, बोलो। 512 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 9। अब चूंकि पावर 9 है, ऑड है, और यह नेगेटिव है, इसका मतलब है कि 2 नहीं बल्कि -2। तुम करके देख लो ना, नेगेटिव संख्या का पावर ऑड के बाद ही वो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, -2 की पावर 9 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा -2 की पावर n-1। जब बेस और बेस बराबर हो तो पावर पावर बराबर हो जाएगा, तो n-1 बराबर 9 बोलोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10th टर्म है। ये इस सवाल का जवाब है। आगे बोला विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज दिस, सॉरी जीपी इज दिस। अगेन an का मान दे रखा है कितना, 729, और an का फॉर्मूला लगा देंगे a r की पावर n-1, तो 729 कैन बी रिटन एज, a का वैल्यू √3 है। अच्छा, r भी √3 है यार, क्योंकि देखो नेक्स्ट टर्म 3 है, अपॉन में प्रीवियस टर्म √3 है। 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, ये तो गुरुजी ने पढ़ाया था बचपन में, है क्या बन गया, √3, r √3, तो r भी √3 है, तो √3 की पावर कितना, n-1, ठीक है, n-1 बॉस। अब बोलो, तो यहां से जब इनको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो क्या बनेगा, √3 की पावर n नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बेस बेस सेम है, तो पावर इसका 1 है, इसका पावर n-1 है, तो 1 और -1 कट के सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा, तो यही हो गया √3 की पावर n, और इधर है 729। 729 को लिखा जाता है 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 लिखा जाता है 729 को, तो 3 की पावर 6 ये हो गया, और ये बना √3 की पावर n। तो क्या आप 3 को लिख सकते हो ऐसा, √3 की पावर 6 दूनी 12, है ना। देखो √3 का स्क्वायर करके 3 बनता है, तो उल्टा सोचो कि 3 को नहीं लिखा जा सकता √3 का स्क्वायर, तो जब 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 3 की पावर 4 को क्या लिखा जाएगा, √3 की भी पावर 2 गुने 4, बिल्कुल यही होता है, यही कॉन्सेप्ट यहां लगा है कि जब ये था 3 की पावर 6, तो √3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2। अब देखो बेस और बेस सेम है, तो पावर पावर सेम हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना, 12, n इज इक्वल टू 12, यानी कि ये 12th टर्म है, ये 12th टर्म है। ठीक, आगे हाँ, ये अब कहता है कि ये 3 टर्म जो है ना वो जीपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है कि अगर ये जीपी में तीनों टर्म है, तो हम क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, यानी कि x - 6 डिवाइडेड बाई x + 9, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म जीपी में है, तो ये टर्म बटा ये टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसके बराबर, ये टर्म बटा ये टर्म के बराबर होना चाहिए, 4 बटा x - 6 के बराबर होना चाहिए।
अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 6 यहाँ से उठ करके वहां चला गया, तो बन जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 9 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व तो आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको करो तो 4x प्लस 36, 36 से 36 गया, और इधर -12 उधर चला गया तो प्लस का 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाकर के हो गया 16x, तो x बराबर क्या मिला 16, और x बराबर मिला 0। तो x बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 क्यों मिला वो आप सोचिएगा और बताइएगा। x इज इक्वल टू क्या मिला 16 मिल गया, तो x अगर 16 मिला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ अरे यार 0 भी तो हो ही सकता है, हाँ 0 एंड 16, x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। आप 0 रख करके देखो तो भी 0 है ना, जैसे 0 रखा है x बराबर तो हो गया 9 -6 एंड 4, ठीक है, ये तीनों जीपी में रहेगा बिल्कुल। देखो -6/9 क्या मिला 2/3, यानी कि -2/3, अगेन 4/-6 करेंगे तो अगेन 2/3, माइनस साइन ऊपर चला गया, तो r मिल गया ना, सेम जीपी में है। तो x का जो वैल्यू है वो 16 भी होगा और 0 भी होगा, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ मिस्टेक बोल दिया, स्किप कर देना है, ठीक है। हाँ, अच्छा सम आ गया अब, तो सम वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है, सम वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे जीपी के सम से रिलेटेड प्लस जीपी का इन्फिनाइट सीरीज देखेंगे, तो अगली वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और मन से पढ़ते रहो, दिल से पढ़ते रहो, है ना, स्वस्थ रहना भी बड़ी ज़रूरी है, तो सेहत का भी ख्याल रखना, ठीक है, तभी तो पढ़ पाओगे। और हाँ, आज 9 तारीख था, आज से सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो गया, तो जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है, ऑन गोइंग पेपर है, उन सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। आप बेस्ट दे करके आए, बाकी ऊपर वाला है बैठा हुआ, वो देख लेगा, है ना, ठीक है। आप अपनी मेहनत, अगर आपने मेहनत करा है अपने सब्जेक्ट पर, खूब अच्छे से पढ़ाई की है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो एनालिसिस हुआ है, आज हमने देखा है, तो शुरुआत वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो बड़ा आसान पूछा था, सारे सब्जेक्ट उसमें ऑलमोस्ट आसान, पैनिक होने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि पेपर का एग्ज़ाम का प्रेशर होता ही है, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ जाने के बाद बच्चों की क्या हालत होती है। बस यही कहूँगा कि घबराइएगा मत वहाँ जाकर के, एकदम दिल से पेपर दीजिए। आपने मेहनत करके आप मेहनत करके जा रहे हैं, ये बात सत्य है, और अच्छा ही होगा, आप अच्छा दे करके पेपर, ठीक है। चलो, बाय बाय, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट, गुड लक।